मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आई एम सॉरी कि एपिसोड 2 दिन डिले हो गया। प्रखर 1 to base. We have found them. हमें वो मिल गए। डिप्लॉय। मौत के अंधेरे में गुम होती उन आंखों में पड़ती हल्की हल्की रोशनी में आसमान में लहराते एक हेलीकॉप्टर के उस मंजर ने मानो शौर्य को एक आस सी दे दी थी। अगर तुम सब भी शौर्य की नज़र से आसमान से नीचे आते इंसानों को उस वक्त देख पाते तो ऐसा लगता मानो त्रिपुर विमान में सवार होकर स्वयं स्वर्ग के योद्धा धरती पर आ उतरे हो। ऑक्सीजन जल्दी। ऑफिसर की कहते ही वहां मौजूद टीम में से 3 सोल्जर्स ने शौर्य, संजय और हेमंत के चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। उन मास्क के लगते ही धीरे धीरे वो होश में आने लगे, सिवाय हेमंत के। उसकी सांसें बंद थी। उसकी मृत्यु होते ही मसानों का भाग्य हेमंत के भाग्य से अलग हो गया। अब उनका वहां कोई काम नहीं था। सबकी नजरों के सामने वो सारे बच्चे खेलते खेलते गायब हो गए। वो शायद हिमाचल की उसी विद्यालय को लौट गए जहां से वो आए थे। टीम के सदस्य पूरी शिद्दत से हेमंत के दिल की धड़कनें वापस शुरू करने की जद्दोजहद में लगे थे। 2-4 बिजली के झटकों से उसकी धड़कनें एक बार फिर से चालू हो गई। डोंट वरी, हमें आप तीनों को यहाँ से निकालने के ऑर्डर्स हैं। ऑफिसर की उंगलियों से इशारा करते ही हेलीकॉप्टर में मौजूद क्रू मेंबर ने एक हार्नेस नीचे गिरा दी। आप सब कौन हैं? मैं मेजर धीमान हूँ, फ्रॉम तंत्र ऑपरेशंस ग्रुप। शौर्य ने यह नाम पहली बार सुना था। मेजर धीमान उसकी आंखों में उभरे प्रश्न को समझ गए थे। टैक्टिकल ऑपरेशन न्यूट्रलाइजेशन टास्क फोर्स एंड रिसर्च एजेंसी, शॉर्ट फॉर्म तंत्रा। हमारे बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा। रेडी टू लीव? शौर्य ने देखा तो बाकी के सोल्जर्स हेमंत और संजय को इंजेक्शंस दे रहे थे। शौर्य ने मेजर की ओर देखा। हम यहाँ से नहीं जा सकते मेजर, हमें इनको रोकना है। मिस्टर शौर्य, हमारे ऑर्डर्स क्लियर हैं। इस पूरे एरिया में या तो सारे मारे जा चुके हैं या फिर उनके जैसे बन चुके हैं। न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप में सिर्फ 1 घंटा बचा है, उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। वी हैव टू लीव नाउ। गौर से सुनिए मेजर, इस मौत के तांडव के बीच जिंदगी अब भी दस्तक दे रही है। आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। यहाँ अभी भी लोग जिंदा हैं और हम जानते हैं ये वेताल कहाँ से आ रहे हैं। हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, शायद हम इन्हें रोक पाए। कॉल ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्राइक मेजर, कॉल इट ऑफ। नॉट पॉसिबल। ये ऑर्डर्स चेन ऑफ कमांड के सबसे टॉप डिसीजन मेकर्स ने लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। शौर्य लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसे देखकर संजय और हेमंत भी उखड़ते कदमों से उसके बगल में आ खड़े हुए। तो फिर हमें बनारस में ही छोड़ दीजिए। मेजर धीमान उनकी दृढ़ता को देखकर दंग थे। 3 साधारण इंसान जिनके पास न ढंग के हथियार थे न ट्रेनिंग, इतनी देर से मौत से लड़ते हुए क्या हासिल करना चाहते थे? ऐसा क्या था जिसकी वजह से इनके मन से मृत्यु तक का खौफ मिट चुका था? ओके, टेल मी, व्हाट डू यू नो? शौर्य ने मेजर और उनकी टीम को पूरी बात बता दी। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मैं भी संकल्प 80 घाट चले जाओ। वहाँ से नाव लेकर उसकी सीध में गंगा के बीचों बीच जाना। गंगा मैया के बीचों बीच एक जगह है। वहाँ अंधेरे और मिट्टी के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गहराइयों में जाके खोद रहा तो तुम्हें वही मिलेगा। और अगर तुम गलत हुए तो? हो सकता है, पर एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। गंगा की गहराइयों तक बिना ऑक्सीजन के नहीं पहुंच पाओगे और इस उथले पानी में विजिबिलिटी ना के बराबर होगी, लेकिन शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धीमान ने अपना रेडियो ऑन किया। प्रखर 1 to base, ओवर। गो ऑन प्रखर 1।
मैं और मेरी टीम इन सर्वाइवर्स को लेकर एक मिशन पर जा रही है। नेगेटिव प्रखर 1, गेट आउट ऑफ देयर राइट नाउ। बॉम्ब रन में सिर्फ 1 घंटा बचा है। परमिशन टू स्पीक फ्रीली सर। गो ऑन। सर, यहाँ अब भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। वक्त रहते हम सबको निकाल नहीं पाएंगे, बट आई थिंक वी माइट हैव अ वे टू स्टॉप दिस। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेजर, टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक में सिर्फ 1 घंटा बचा है, एंड यू नो आई कांट पुट यू एंड योर मैन एट रिस्क। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि यू कैन स्टॉप दिस, देन आखिरी फैसला तुम्हारा है। सर, एक रिक्वेस्ट है। अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरे माँ बाप से कह देना कि ये जन्म देश के नाम कर दिया, अगला जन्म उनके नाम। ओवर एंड आउट। शौर्य हेमंत की ओर बढ़ा और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराया। दोस्त, अब तुम आज़ाद हो। अब भागने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पल तुम्हारी सांसें थमी, मसान तुम्हें छोड़कर चले गए। तुम यहाँ से निकल जाओ। मसानों से भागकर यहाँ आया था, तब इसी बनारस ने मुझे शरण दी थी। आज उससे इस हालत में छोड़कर भाग गया तो खुद से कैसे भागूंगा। चलो चलकर बनारस को बचाते हैं। मेजर धीमान के इशारे पर पूरी टीम उन तीनों को लेकर हेलीकॉप्टर में दाखिल हो गई। पूरी टीम ने वेट सूट्स, रीब्रीदर्स और बाकी का इक्विपमेंट रेडी कर लिया था और उन तीनों को पहनने को कहा। ओके, ये रीब्रीदर्स बाकी ऑक्सीजन मास्क से अलग है। ये हमें पानी के अंदर भी आपस में बात करने देंगे। शौर्य के इशारे पर मेजर धीमान ने पायलट को गंगा नदी के बीचों बीच जाने को कहा। हेलीकॉप्टर गंगा के ऊपर बीचों बीच हवा में एक ही जगह पर लहरा रहा था। वक्त हो चुका था। मेजर धीमान ने अपनी टीम की ओर देखा। रेडी बॉयज? और तंत्र के इसी रणहुंकार के साथ सबके सब हेलीकॉप्टर से कूद गए। उन सबके गंगा में उतरते ही हेलीकॉप्टर भी वहां से चला गया। देखते हैं तुम्हारी थ्योरी में कितना दम है। मेजर के कहते ही सब मां गंगा में समा गए। गंगा के गहरे उथले पानी में हाई पावर टॉर्चेस से भी देख पाना मुश्किल था। वो सारे बस एक सीध में नदी के तल की ओर चले जा रहे थे, इस बात से अनजान कि जिस दुनिया में वो कदम रखने वाले थे वहाँ स्वयं मृत्यु भी जाने से डरती है। मेजर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मेजर ने उसकी बात पर हामी भरी। ये तंत्रा क्या है? इस फोर्स के बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। याद रहे, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ना तुमने कभी सुना और ना ही मैंने कभी कहा। हम भारतीय सेना की एक हाईली क्लासिफाइड यूनिट है। टैक्टिकल ऑपरेशन यूटिलाइजेशन टास्क फोर्स और रिसर्च एजेंसी को साल 1965 में बनाया गया था। तब से हम बिना किसी को दिखे, बिना लाइट में आए अपना काम कर रहे हैं। पर आपका काम है क्या? तंत्र को सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया है। हम उन खतरों से जूझते हैं जो इस दुनिया के है ही नहीं, बल्कि पारलौकिक है। 1965 में पहली बार सीआरपीएफ के एक मिशन के दौरान झारखंड के जंगलों में हमारे जवानों का सामना प्रेताक्षी नामक एक पारलौकिक जीव से हुआ था। पहली टीम से सिर्फ उनका कमांडिंग ऑफिसर ही जिंदा बचा था, लेकिन फिर बाकियों की बॉडीज लाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची तो वो भी लापता हो गए। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो हमारे सोल्जर्स ऐसे खतरों से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के गठन का फैसला लिया गया। तब से लेकर आज तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की घाटियों तक तंत्र चुपचाप अपना काम कर रही है। इस वक्त भी सिर्फ बनारस में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के शहरों, जंगलों, पहाड़, रेगिस्तान, समंदर, हर जगह पर कोई ना कोई मिशन चल रहा है। आप सबने अहम आत्मा अहमा गौरा कहा, इसका क्या मतलब? मैं ही आत्मन, मैं ही अघोर। ये हमारा बैटल क्राई है, जहाँ अहम आत्मा भौतिक जगत के पूरे गहन आध्यात्मिक वास्तविकता को दर्शाता है, वही मैं ही अघोर भगवान शिव के उग्र और परिवर्तनकारी रूप को आह्वान करता है। आसान भाषा में कहें तो तंत्र शिव के त्रिशूल की नोक है, टिप ऑफ द स्पेयर। जैसे फौज हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है, हम अलौकिक सीमाओं के रक्षक हैं।
जो अनजान शक्तियों से तुम सबकी रक्षा पिछले कई दशकों से करते चले आ रहे हैं, मीडिया और खबरों से दूर, बिना सामने आए, बिना किसी स्वीकृति के। वो क्या था? पानी में कुछ था जो उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था, लेकिन उथले पानी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी में पानी के अंदर एक आकार नजर आया। सलेटी रंग का कोई जीव उनकी ओर चले आ रहा था। होल्ड योर फायर। टॉर्च की रोशनी में नजर आया कि गंगा नदी में रहने वाली डॉल्फिन्स का एक झुंड उनके पास आकर चक्कर लगाते हुए आवाज कर रहा था। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उनमें से एक उसके पास आ गई। लगता है ये हमसे कुछ कहना चाह रही है। शौर्य के कहते ही वहां मौजूद सारी डॉल्फिन्स अपनी पीठ उनकी तरफ करके अपनी पृष्ठीय पंख को यानी कि पीठ पर मौजूद फिन को दिखाने लगी। शौर्य ने उसे कसकर पकड़ लिया और डॉल्फिन तेजी से उसे पानी की गहराइयों में ले जाने लगी। उसे देखकर बाकी सब ने भी डॉल्फिन्स के पृष्ठीय पंख पकड़ लिए और पानी में तेज गति से नीचे जाने लगे। कहते हैं माँ अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। आज माँ गंगे उन डॉल्फिन्स के रूप में आई थी जो उस उथले पानी में अपने बच्चों की सारथी बनकर उन्हें उनके मंजिल तक ले जाने वाली थी। देखते ही देखते वो कुछ ही पलों में गंगा के तल तक पहुंच गए, जहां तल की जमीन पर कुछ नजर आ रहा था। वहां पर जमी हुई मिट्टी पर एक श्लोक और गरुड़ का एक निशान बना था। मृत्यु सर्वेशम प्राणिनाम अवश्यम भवि ध्रुवम ध्रुवम तस्मत् सर्वेषु करियसु मृत्युम स्मरते योगिनः। इसका क्या मतलब? मृत्यु सभी प्राणियों के लिए अवश्यम भावी और निश्चित है, इसीलिए सभी कार्यों में बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु का स्मरण रखना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखे श्लोक का वहां होने का मतलब था कि द्वार उसी चिन्ह के नीचे था और वो श्लोक उस द्वार को खोलने वालों के लिए एक चेतावनी थी। मुझे लगता है यही वो जगह है। गाइस, हरी अप। मेजर धीमान ने ये कहकर अपने बैकपैक में लगे छोटे से फावड़े को निकाला और उसे खोदना शुरू किया। बाकी सब ने भी वैसा ही किया। हमें जल्दी करना होगा, सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। लेकिन पानी का बहाव ऊपर के मुकाबले यहाँ नीचे नदी के तल पर ज्यादा तेज था और उन्हें उसे खोदने में काफी परेशानी हो रही थी। लगता नहीं था कि वक्त रहते वो द्वार तक पहुंच भी पाएंगे। लेकिन तभी एक दूसरा चमत्कार हुआ। डॉल्फिन्स भी अपनी नाक से जमीन को खोदने लगे, जिससे काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। पता नहीं, पर उन्हें देखकर लगता था कि उनके अस्तित्व को भी उन जीवों से उतना ही खतरा था जितना कि हम इंसानों को। जमीन की परत दर परत हटती गई और एक द्वार उभर कर सामने आया, जिस पर वैतरणी नदी को पार करती एक नाव को दर्शाया गया था। वैतरणी नदी का उल्लेख गरुड़ पुराण में आता है। इस नदी को अक्सर मृतकों की नदी के रूप में दर्शाया गया है। ये पृथ्वी और यमलोक के बीच स्थित एक अग्निमय नदी मानी जाती है, जो मृत्यु के देवता यम का क्षेत्र है और हर आत्मा को इसे पार करके ही आगे का सफर तय करना होता है। शायद ये द्वार को ना खोलने की आखिरी चेतावनी थी। द्वार इतना भारी था कि संजय, शौर्य, हेमंत, मेजर धीमान और उनकी टीम साथ मिलकर भी उसको हिला नहीं पा रही थी। उन्होंने एक रस्सी को द्वार से बांधा और उसका एक छोट डॉल्फिन्स के मुंह में दे दिया। इस बार उन सबके साथ खींचने पर द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के खुलते ही पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि सिवाय उन डॉल्फिन्स के बाकी सब के सब उसके अंदर खींचे चले गए। डॉल्फिन्स की रस्सी छोड़ते ही द्वार एक बार फिर से बंद हो गया। पानी के सैलाब के बीच उस पतली सी सुरंग से होते हुए वो किसी अंधेरी दुनिया की ओर गिरते चले जा रहे थे, मानो वो उन्हें सीधा रसातल में ले जा रही हो।
पाताल लोक का एक ऐसा आयाम जहां दानव, असुर और राक्षसों का वास होता है। वो बस नीचे और नीचे गिरते जा रहे थे, जैसे उस मुख का कोई अंत ही ना हो। अपने मन और दूसरों के दिल में उठते भय को चुनौती देने और उनमें जोश पैदा करने के लिए मेजर धीमान ने अपनी पूरी शक्ति के साथ रणहुंकार भरी। उस हुंकार के गूंजते ही शायद द्वार के मुख से लेकर उसके अंत तक मौजूद हर कण में बिजली कौंध गई थी। नीचे जो भी हो, हमारे योद्धा तैयार थे।